Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic nuclei और लास्ट में मैं एक्स-रे से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले न्यूक्लियाई का डिस्कशन करते हैं कुछ सिंपल डेफिनेशंस और वैल्यूज के साथ। यहाँ पे एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके मासेस और उनके चार्ज की वैल्यू एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको याद रहे, काफ़ी क्वेश्चंस में काम आ सकता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर द स्पीशीज हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर प्लस बट डिफरेंट मास नंबर्स। जैसे कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसी तरीके से आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स ऑफ कोर्स विच हैव द सेम मास नंबर। जैसे कैल्शियम का भी मास नंबर 40 होता है और आर्गन का भी मास नंबर 40 होता है, तो दे आर सेड टू बी आइसोबार्स। इसी तरीके से आइसोटोन्स होते हैं वो स्पीशीज जिनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, उनको आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मरकरी का एग्जांपल देखते हैं, मास नंबर यहाँ पे 198 है, एटॉमिक नंबर 80 है। दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 118। इसी तरीके से गोल्ड के लिए मास नंबर 197 है और एटॉमिक नंबर 79 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेन 118 आएंगे, तो दी स्पीशीज आर नोन एज आइसोटोन्स। इसके अलावा रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। यहां पर ए क्या है? मास नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट। आर नॉट इज अ कांस्टेंट 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी क्वेश्चंस में इसका यूज आता है, AIEEE में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं। दूसरी चीज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। तो जो कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसी वजह से न्यूक्लियस की डेंसिटी कंप्लीट एटम की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है और एक कांस्टेंट होती है फॉर ऑल दी एलिमेंट्स। फिर इसके अलावा आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है यहाँ पे, E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विद रिलेटेड विद दिस फॉर्मूला। तो अगर मास की वैल्यू हम 1U ले लें, यानी कि यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, तो एनर्जी जो निकलेगी उसकी वैल्यू होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट नंबर, आप याद रखेंगे। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस। दूसरे तरीके से देखा जा सकता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आती है डेल्टा mc² से, वेयर डेल्टा m इज द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार्बन है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स जब मिलेंगे तो उनका कुछ मास होगा, 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये मिलके जब आपका न्यूक्लियस बनेगा कार्बन का, तो जो कार्बन का न्यूक्लियस आ रहा है उसका मास इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस से थोड़ा सा कम आएगा। तो वो जो माइनर सा डिफरेंस होता है वो मास एक्चुअल में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होती है और हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपके कार्बन के फॉर्मेशन का मास डिफेक्ट। तो इसी तरीके से जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द टोटल न्यूक्लियस। ये हो गया आपका मास डिफेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय c² से हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल सकती है। जितनी एनर्जी न्यूक्लियस बनने पर रिलीज होती है उतनी एनर्जी अगर हम न्यूक्लियस को देते हैं तो इट कैन ब्रेक ऑफ। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जिनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन छोटे एटम्स में कम है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू बढ़ती जा रही है एंड फाइनली इट पीक्स एट आयरन। उसके बाद फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी वजह से जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस दिखाते हैं, जिसमें वो छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं।
ताकि जो नए स्पीशीज बने उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होंगे। और सिमिलरली जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके बड़े एलिमेंट्स का न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो इसके बाद रेडियो एक्टिविटी देखते हैं, ऑल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव डिके। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल एटम का न्यूक्लियस एनर्जी अपनी कम करता है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है बाय डिकेइंग एंड एमिटिंग रेडिएशन। इसके पीछे का भी रीजन हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर का ग्राफ हमने बना रखा है। ये जो बीच में ग्रीन लाइन है, दिस इज द लाइन एट 45 डिग्रीज, यानी कि इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वहां पे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है। तो पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम तक अगर हम देखें, 0 से लेके 20 तक जो एटॉमिक नंबर्स हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। लेकिन उसके बाद जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स होते हैं, 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि यूरेनियम में सिर्फ 92 प्रोटॉन्स होते हैं और उसके कंपैरिजन में देयर आर 145 न्यूट्रॉन्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं, वो ज्यादा दूर तक एक्ट नहीं कर पाती। तो रिपल्सिव फोर्सेस को कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें बढ़ाने पड़ते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, दे ओनली ब्रिंग द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस इनटू पिक्चर। तो इसीलिए हैवियर जो न्यूक्लियाई है उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो ब्लू लाइंस हैं उसके बीच में जो शेडेड रीजन है, इस रीजन में जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर स्टेबल। तो कोई भी न्यूक्लियाई अपने आप को इस रेंज में रखने की कोशिश करेगा, और अगर कोई न्यूक्लियाई इस रेंज से थोड़ा सा बाहर है तो इट विल डीके एंड एमिट रेडिएशन सो दैट इट कैन अचीव स्टेबिलिटी। तो ये था लॉजिक रेडियो एक्टिविटी के पीछे। अब इससे रिलेटेड एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ डीके होता है अल्फा डीके, जिसमें अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। तो जो भी आपका न्यूक्लियस है उसका मास नंबर 4 से और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और साथ में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा। यहां पर मास डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो भी एनर्जी निकलेगी दैट विल बी गेन्ड बाय द हीलियम पार्टिकल एज काइनेटिक एनर्जी। बीटा डीके होता है, इसमें दो तरीके के डीके होंगे, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसको बीटा माइनस डीके बोलते हैं, और अगर पॉजिट्रॉन रिलीज होता है न्यूक्लियस में से तो उसको हम बीटा प्लस डीके बोलते हैं। तो बीटा माइनस डीके में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आपका जो नई स्पीशीज बनेगी उसका एटॉमिक नंबर 1 नंबर से बढ़ जाएगा, जबकि मास नंबर विल रिमेन द सेम। आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी मास नंबर्स का सम होता है और जो भी एटॉमिक नंबर्स का सम होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे Z है तो Z प्लस 1 माइनस 1 मिलके Z बन जाएगा दोबारा, और साथ में एक और पार्टिकल निकलता है विच इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो। तो इस मैकेनिज्म में होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर ब्रेक हो जाता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाता है विच इज द बीटा पार्टिकल। सिमिलरली बीटा प्लस डीके में एक पॉजिट्रॉन निकलता है, एक ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बस उसका चार्ज ऑपोजिट रहेगा। तो इस केस में आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है नई स्पीशीज का। बीटा प्लस डीके में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो डीके होके एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। तो ये अल्फा और बीटा डीके हो गए। आप गामा डीके देखते हैं। गामा डीके में क्या होता है कि आपका पहले से अगर कोई डीके हो चुका है तो जो न्यूक्लियस बनता है इट इज इन एन एक्साइटेड स्टेट। तो वो एक्साइटेड न्यूक्लियस कुछ एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और वो एनर्जी हमें एक फोटोन की फॉर्म में मिलती है विच इज नोन एज गामा पार्टिकल। तो यहां पर स्पीशीज चेंज नहीं होती है, सिर्फ सेम स्पीशीज एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाती है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिस्कस करेंगे, जिसको के कैप्चर या एल कैप्चर भी बोला जाता है। इसमें एक प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस है, वो फर्स्ट या सेकंड ऑर्बिट यानी कि के शेल या एल शेल में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
तो ये 4 तरीके के रेडियो डिकेज थे जिनकी वजह से आपके जो न्यूक्लियस हैं वो डिके होके एक स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी में रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे। जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं दे आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में ये चैप्टर आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n विच इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे dN/dt की इक्वेशन हो जाती है माइनस लैम्डा इंटू n, वेयर लैम्डा इज नोन एज द डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी मोमेंट पे n जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो रेट ऑफ डिके यानी कि dN/dt जो हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू n। इस इक्वेशन में dt को दूसरी तरफ ले जाके और n को नीचे ले आएंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। n0 जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं t इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करके किसी भी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, इनिशियल रेट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स होती हैं डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, जिसको हम बकैरल की BQ की फॉर्म में मेजर करते हैं। एंड 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 BQ। तो ये टर्म्स आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चंस में काफी काम आएंगे। इसके अलावा हाफ लाइफ का फॉर्मूला जिसके बेस्ड काफी क्वेश्चंस होते हैं, इट इज 0.693 बाय लैम्डा। और n हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं 1/2 टू द पावर n इंटू n0। फॉर एग्जाम्पल एक हाफ लाइफ के बाद पार्टिकल्स कितने बचते हैं, हाफ ऑफ n0। 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4 ऑफ n0 हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 ऑफ n0 हो जाएगा। इसी तरीके से मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा। तो कुछ क्वेश्चंस में हाफ लाइफ और मीन लाइफ को कंपेयर करने के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस 2 अलग अलग प्रोसेसेस से साइमल्टेनियसली डिके हो रहा है, यानी कि A से B बन रहा है और साइमल्टेनियसली A से C भी बन रहा है, तो दोनों प्रोसेसेस के जो रेट कांस्टेंट है वो ऐड हो जाते हैं। या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, 1/t हाफ ऑफ द टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू 1/t हाफ ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस प्लस 1/t हाफ ऑफ द सेकेंड प्रोसेस। तो यहां पे हमने रेडियो एक्टिविटी का भी डिस्कशन किया है। अब एक्सरेज पे आते हैं। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी मेटालिक टारगेट को स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो जब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी मेटालिक टारगेट से टकराता है तो उस मेटल के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है फ्रॉम द इनर शेल्स। तो वो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस एलिमेंट के वो अंदर वाली शेल के अंदर जंप करते हैं ताकि लोअर एनर्जी लेवल को वो ऑक्यूपाई कर सकें, वो एनर्जी लेवल जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राइक होने की वजह से वेकेंट हुआ था। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशंस होते हैं हायर लेवल से लोअर एम्प्टी लेवल में जो ट्रांजिशंस होते हैं उसकी वजह से एक्सरेज निकलती हैं और ये हर एलिमेंट के लिए उन एक्सरेज की वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे ट्रांजिशन होगा। तो इन एक्सरेज को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम के शेल के अंदर वैकेंसी है और एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर एंटर करता है, तो वो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी उसको हम के अल्फा बोलेंगे। के का मतलब के शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, अल्फा मतलब सेकंड से फर्स्ट ट्रांजिशन, एल से के। सिमिलरली अगर एम शेल से के शेल में एंट्री होती है तो उसको के बीटा बोलते हैं, यानी कि 3 से 1 जो ट्रांजिशन हुआ है, एंड सो ऑन, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से हम ट्रांजिशन देख सकते हैं। अगर ट्रांजिशन थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे होता है तो उसको एल अल्फा बोलेंगे, फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल पे होता है तो एल बीटा बोलेंगे। सिमिलरली फोर्थ लेवल से थर्ड लेवल पे ट्रांजिशन होगा तो एम अल्फा कहलाएगा और फिफ्थ लेवल से थर्ड लेवल पे ट्रांजिशन होगा तो एम बीटा कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ आ रहा है और फिर उसमें स्पाइक्स आती हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूस कर्व है इस पे जो पॉइंट्स हैं दे आर नोन एज कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, और यहाँ पे ये जो स्पाइक्स हैं दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने बम्बार्ड करने के लिए यूज किए थे उनके पास कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। वो एनर्जी कैसे देख सकते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन के पास वी कैन राइट इट एज आपका 12 mv²।
ठीक है, ये एनर्जी लूज होके आपके कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स में हम एनर्जी को लॉस को देख सकते हैं। तो ये एनर्जी लूज होके आपको अलग अलग वेवलेंथ्स की एक्सरेज मिलती हैं। ठीक है, तो ये कितनी एनर्जी लूज हो सकती है, रैंडमली कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज हो सकती है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एनर्जी जो कि आपने बम्बार्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को दी थी। तो इसीलिए आपकी जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज बनेंगी उनकी वेवलेंथ इन्फिनिटी से लेके एक मिनिमम वैल्यू तक होगी। ठीक है, 0 एनर्जी के लिए हम इन्फिनिटी वेवलेंथ ले रहे हैं और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए मिनिमम वेवलेंथ होगी, दिस इज लैम्डा नॉट। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो अपनी कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी कोलिजन की वजह से रास्ते में लूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं जिसमें टारगेट मेटल के अंदर ट्रांजिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 से 1 लेवल पे ट्रांजिशन होगा, 4 से 2 लेवल पे, तो उससे रिलेटेड जो एक्सरे निकलेगी उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जो कि इस ग्राफ से थोड़ा सा अलग आएगी। तो दीज स्पाइक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो इसीलिए इनको वाइट एक्सरेज भी बोला जाता है, क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूसली हर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स आर अवेलेबल इन दिस स्पेक्ट्रम। तो आगे चलेंगे, तो यहाँ पे ये मोज़लेस का फॉर्मूला है। मोज़ले ने क्या किया था, आपके अलग अलग एलिमेंट्स को बम्बार्ड करके उनसे प्रोड्यूस होने वाली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वैल्यू को मेजर किया था और उसने देखा था रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज वाज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इस एक्टिविटी से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे बी जो है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, विच इज Z-B इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो बोहर का मॉडल था उसको हम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं बाय मेकिंग सर्टेन मॉडिफिकेशंस। वहां पे 1/λ इज इक्वल टू R, पहले Z² होता था। 1 इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए ध्यान रखेंगे R Z² होता है, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉडल है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को अकाउंट में लेने के लिए Z-1 का होल स्क्वायर यूज करते हैं। बाकी फॉर्मूला इज द सेम एज द बोहर मॉडल। So this was the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.